हाय एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 6 और 7 मार्च की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिरंग.com जो कि एक जनजातीय कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण हेतु वर्चुअल क्लास पोर्टल है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल को पहले समझते हैं कि आदिरंग.com है क्या और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए, जो आपका आदिरंग.com है, आदिरंग.com कुछ जनजातीय कलाकारों द्वारा मिलकर जनजातीय कला और संस्कृति से रिलेटेड ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए एक वर्चुअल क्लासरूम टाइप का पोर्टल बनाया गया है, जहां पर वो जनजातीय कलाकार कला से संबंधित चीज़ों को डिलीवर करते हैं, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं लोगों को। तो उस तरीके के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए एक आदिरंग.com नाम से एक पोर्टल बनाया गया है, जो कि आप सिंपल सा समझिए कि जनजातीय कलाकारों को कला की शिक्षा देने के लिए एक ऑनलाइन क्लास रूम टाइप का पोर्टल बनाया है, ठीक है, जिसका शुभारंभ जो है वो किया गया है। इसका सही आंसर है हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ये अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां पर इन्होंने जबलपुर और दमोह जिले का दौरा किया और विभिन्न योजनाओं और उनके शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका रामनाथ कोविंद, ठीक है। इन्होंने आदिरंग.com नाम से जो जनजातीय कलाकारों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए एक वर्चुअल क्लास पोर्टल जो बनाया गया है, आदिरंग.com। आप देखिए, नाम याद रखेंगे यहाँ पर आदिरंग.com, यहाँ पर यही एक इम्पॉर्टेंट है। आदिरंग.com, एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है कि किसके द्वारा किस चीज़ के लिए ये है। तो ये जनजातीय कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन क्लास पोर्टल है, जिसका शुभारंभ हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। पॉइंट क्लियर है। और इस पोर्टल का निर्माण जो है वो किया गया है आपका वन्या प्रकाशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 फैक्ट याद रखने हैं। एक, आदिरंग.com है क्या, तो जनजातीय कलाकारों के द्वारा आपका कला प्रशिक्षण के लिए एक वर्चुअल क्लास पोर्टल है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो रामनाथ कोविंद जो कि देश के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। ये अभी मध्य प्रदेश के दौरे पे थे, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और तीसरा, पोर्टल का निर्माण जो है वो वन्या प्रकाशन के द्वारा किया गया है। तीनों पॉइंट क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब देखिए, जिन्हें नियुक्त किया गया है ये मध्य प्रदेश के सुरेंद्र सिंह राजपूत। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सुरेंद्र सिंह राजपूत को जो है वो भू संपदा एवं विनियामक प्राधिकरण। अब देखिए, आप हिंदी नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर इंग्लिश नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जिसको आप बार बार बोलते हैं RERA, रेरा, ठीक है। तो ये रेरा के सदस्य चुने गए हैं कौन, सुरेंद्र सिंह राजपूत। अब बात की जाए रेरा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, तो देखिए, जो आपका रेरा होता है वो होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश। अब बात करेंगे इसके बारे में, तो देखिए, रियल एस्टेट अधिनियम 2016। अब देखिए, याद रखेंगे रियल एस्टेट अधिनियम कब आया है आपका, तो ये आया है आपका 2016 में, ठीक है। भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा, जिनको घर खरीदना है उनको ठगा ना जाए वो, तो उनके हितों की रक्षा करने और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए, जो जमीन है सरकार के पास वहां पर, या अचल संपत्ति है किसी के पास, तो उसमें अच्छा निवेश हो और निवेश को बढ़ावा देना, ये इस रियल एस्टेट रेरा का मेन काम है इस अधिनियम के द्वारा। अब ये जो अधिनियम बनाया गया था, इसे राज्यसभा में मंजूरी मिली थी 10 मार्च 2016 को,
और लोकसभा में इसको मंजूरी मिली थी 15 मार्च 2016 को और ये लागू हुआ है 1 मई 2016 में। पॉइंट क्लियर है? तो तीनों डेट आप याद रखेंगे, 10 मार्च, 15 मार्च और 1 मई। अब बात की जाए तो रेरा एक सरकारी निकाय है। देखिए, संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा निकाय है? सरकारी निकाय, ठीक है, जिसका एकमात्र उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा के साथ ही प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए एक पथ रखना है ताकि उन्हें बेहतर सेवाओं के लिए आगे आने का मौका मिले। ठीक है, कुल मिलाकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन पर रेगुलेशन लगाना और उन पर नजर रखना कि कोई फ्रॉड ना हो रहा हो और चीजें सही एक रूल्स के साथ चल रही हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 का मेन उद्देश्य है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलिए, इसके बाद बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर रिट्रीट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? अब देखिए, इसकी बात करेंगे तो इसका उद्घाटन जो है वो आपका किया गया है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके जबलपुर जिले में। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति हैं वो 2 दिन 6 और 7 मार्च के लिए मध्य प्रदेश के दमोह और जबलपुर जिले के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने जबलपुर में ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर रिट्रीट, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है। तो आप ये नाम याद रखेंगे, ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है आपका जबलपुर जिले में। ठीक है, अब बात की जाए कि और क्या एक्टिविटीज हुई साथ में जबलपुर में, तो देखिए, एक तो आपका यही पॉइंट कि जबलपुर जिले के मानस भवन में आयोजित ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया राष्ट्रपति ने। दूसरा बात की जाए तो इसी के साथ में उन्होंने जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जनवरी में इनकी नियुक्ति हुई थी। आप अगर फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो आपको पता होगा, श्री मोहम्मद रफीक, जो कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने कहा है कि जबलपुर के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट सम्मेलन जो है वो एक अनूठी पहल है। ठीक, हालांकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी प्रेजेंट में। तो श्री मोहम्मद रफीक, नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना। आप चाहे कांस्टेबल एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी हो, अपकमिंग एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये नई नियुक्ति है, जनवरी में नियुक्त की गए हैं, तो इसलिए इनका नाम आप याद रखेंगे। श्री मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कार्यक्रम में और अदर एक्टिविटीज में। तो देखिए, इस कार्यक्रम में 3 अलग अलग किताबों का विमोचन किया गया है। जानते हैं कौन कौन सी किताबें हैं? तो देखिए, 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। पहली पुस्तक है भारत के न्यायालय अतीत से वर्तमान तक। ठीक है, इसका विमोचन किया है आपका जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं श्री शरद बोबड़े, ठीक है, उनके द्वारा किया गया है। नाम याद रखेंगे, यहाँ पर स्टैटिक जीके निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो श्री बोबड़े। ठीक है, दूसरी बुक लॉन्च हुई है आपकी मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास एवं न्यायालय। इसका विमोचन किया है जस्टिस NV रमन्ना ने। ठीक है, और तीसरी किताब है आपकी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 1950 से आज तक के डाइजेस्ट मीन्स मतलब जो भी कुछ आउटकम्स आए हैं अलग अलग वादों के, जो भी केसेस हुए होंगे उनसे जो इन्फ्रेंस निकाला गया, उनका कलेक्शन है 1950 से आज तक। इसका विमोचन किया है जस्टिस श्री अशोक भूषण ने। पॉइंट क्लियर है? देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इसमें
डिटेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए किताबों के नाम याद नहीं होंगे, आपको जस्टिस के नाम नहीं याद होंगे। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिए कि जस्टिस बोबड़े जो हैं, सीजेआई जो है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उन्होंने कौन सी बुक लॉन्च की है? तो भारत के न्यायालय अतीत से वर्तमान तक, इस पुस्तक का विमोचन किया है। और याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद बोबड़े। ठीक है, इन नाम याद रखेंगे और इन्होंने इस किताब का विमोचन किया है। अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो सिर्फ इस एक पॉइंट से ही क्वेश्चन बन सकता है, बाकी दो बुक से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा, अब यहाँ पर बात आई है सुप्रीम कोर्ट, अपने उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, तो थोड़ा सा उच्च न्यायालय के बारे में डिटेलिंग करेंगे। तो देखिए उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में पहला सवाल आना चाहिए कि संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय की व्याख्या करता है। तो देखिए आप बात करेंगे तो जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय बनाया जाएगा या स्थापित किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे, आर्टिकल 214 के तहत संविधान में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अब बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था। डेट याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है आपकी 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, और जब ये उच्च न्यायालय की स्थापना हुई मध्य प्रदेश के गठन के साथ, तभी 2 अस्थायी पीठ बनाई गई थी मध्य प्रदेश में। एक इंदौर में बनाई गई और दूसरा आपका ग्वालियर में बनाई गई। ठीक है, 2 खंडपीठ कहाँ कहाँ बनी? तो एक आपका इंदौर में और दूसरी आपकी ग्वालियर में। पॉइंट क्लियर है? ये अस्थायी पीठ थी, स्थायी नहीं थी। ये स्थायी कब हुई? तो ये इनको स्थायी बनाया गया 28 नवंबर 1968 में। पॉइंट क्लियर है? 28 नवंबर 1968 को जो 2 पीठ जो कि अस्थायी बनी थी आपके उच्च न्यायालय की स्थापना के समय, उनको स्थायी बना दिया गया। पॉइंट क्लियर है? स्थायी कब हुई है? तो 28 नवंबर 1968 को। ठीक है, दोनों डेट याद रखेंगे। 1 नवंबर 1956 को आपका उच्च न्यायालय का गठन हुआ, जो कि मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही हुआ। अस्थायी पीठ की बात की जाए तो इंदौर और ग्वालियर उसी समय बन गई थी, लेकिन 28 नवंबर 1968 को इन दोनों पीठ को स्थायी पीठ बना दिया गया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद बात की जाए तो देखिए आपका जो तीसरी खंडपीठ है वो भोपाल जिले में प्रस्तावित है। अभी तक बनी नहीं है, लेकिन भोपाल में आपकी प्रस्तावित है तीसरी खंडपीठ। पॉइंट क्लियर है? तीसरी खंडपीठ कहाँ प्रस्तावित है? आपके भोपाल में। ठीक है, अब बात की जाए मुख्य पीठ की, तो देखिए मुख्य पीठ आपकी जो है उच्च न्यायालय की वो जबलपुर में है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुख्य पीठ आपकी कहाँ है? जबलपुर में। 2 खंडपीठ कहाँ है? इंदौर में और ग्वालियर में। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके बाद बात की जाए उच्च न्यायालय का जो भवन है जबलपुर में, उसका निर्माण कराया गया था जबलपुर के एक राजा थे, राजा गोकुल दास। ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था कब? 1889 में। मतलब जिस बिल्डिंग में आज उच्च न्यायालय लगता है जबलपुर में, उसका निर्माण जो है वो वहां के राजा गोकुल दास, जो कि एक महेश्वरी साड़ी के व्यापारी थे, उनके द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1889 में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के लिए उस बिल्डिंग को दान में दे दिया। और इस बिल्डिंग के जो रचनाकार हैं, जो वास्तुकार हैं, वो हैं हेनरी इरविन। ठीक है, नाम याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हेनरी इरविन। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, आने की संभावनाएं भी बहुत सारी हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो निर्माण किसने करवाया था? राजा गोकुल दास ने 1889 में। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो हेनरी इरविन। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?
चलिए इसके बाद बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो प्रथम न्यायाधीश थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश रहे आपके एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, नाम याद रखेंगे। कब से कब तक ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं? तो जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 से लेके 12 दिसंबर 1958 तक। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार सुन लीजिए। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है मध्य प्रदेश के? एम हिदायतुल्ला। ठीक है, अब इनके बारे में जो फैक्ट आपको और याद रखना है वो ये कि ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, उच्चतम न्यायालय के भी ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। साथ ही साथ ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं 6वें नंबर के। साथ ही साथ ये दूसरे कार्यवाहक, मतलब कुल मिलाकर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने तीनों पद संभाले हैं, मतलब इनफैक्ट 4 पद संभाले इन्होंने। एक तो मुख्य मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला, ठीक। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं 11वें नंबर के। इसके बाद बात की जाए आपकी 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। उपराष्ट्रपति रहे हैं 6वें नंबर के। ठीक है, 1977 से 1982 तक पूर्ण काल के लिए, देखिए पूरे के पूरे 5 साल के लिए ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। कब से कब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? दूसरे नंबर के 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ठीक है, इसके बाद बात की जाए पहली महिला न्यायाधीश की। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो वो है आपकी सरोजनी सक्सेना। पॉइंट क्लियर है? कौन है मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश? तो वो है आपकी सरोजनी सक्सेना। नाम याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको जो भी यहाँ पर स्टैटिक जीके से रिलेटेड फैक्ट बता रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही फैक्ट हैं, तो आप बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए अपनी नोटबुक में और याद करते चलिए चीजों को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लहसुन का चयन किस जिले के लिए किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका मंदसौर जिला। मंदसौर जिले के लिए आपका जो लहसुन है, लहसुन का चयन किया गया है एक जिला एक उत्पाद के अंदर। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए लहसुन को जो है वो आपका सफेद चांदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको एक उपनाम दिया गया है वहाँ के किसानों के द्वारा, मंदसौर के सफेद चांदी। और अगर अलग अलग किस्म की बात की जाए कि कितना किस्म की मंदसौर में फसल होती है लहसुन की, तो 6-7 टोटल हैं, देख लेते हैं। देखिए पहला तो है आपका ऊटी लहसुन, फिर उसके बाद है आपका G2, देन अमरेटा, उसके बाद देसी, महादेव, सियावन और तुलसी। इसमें से आपको जो नाम याद रखने हैं वो है ऊटी, G2, अमरेटा, महादेव और सियावन। पॉइंट क्लियर है? इतने प्रकार की लहसुन की पैदावार मंदसौर जिले के अंदर होती है और मंदसौर जिले में ही एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लहसुन का चयन किया गया है। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं होशंगाबाद जिले के लिए किसका किया गया है, जबलपुर के लिए किसका किया गया है, तो आप ये सारी चीजों को नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे। थैंक यू।